हेलो एवरीवन। ये दूसरा वीडियो एथिक्स सीरीज का। तो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने से पहले मुझे लगा कि एथिकल टर्म्स जो है और फिर जो एग्जाम्पल्स हम लोग यूज़ करते हैं उन सबको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मुझे प्रॉब्लम होती थी कि एथिक्स का पेपर हैज़ टू बी डिफरेंट फ्रॉम द जीएस पेपर्स। पर मुझे नहीं समझ में आता था कि कैसे एथिक्स के आंसर्स को डिफरेंट बनाना होता है और क्या कॉन्सेप्ट चाहिए, क्योंकि जो सिलेबस में दिया हुआ है वो मुझे उतना क्लियर नहीं लगता था कि कैसे इन सबको यूज़ करना एक्चुअली एथिक्स में, आंसर्स में कैसे यूज़ करना है। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी, तो फिर मैंने बहुत जो भी रिसर्च वगैरह करके एंड आई फाउंड आउट कि कुछ थोड़ा-सा बस मेहनत का अ, ज़रूरी है, और उस थोड़े से मेहनत से आप ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं, क्योंकि आपको बस पता चले कि आपको करना क्या है बेसिकली एथिक्स पेपर में। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो पहला ये वाला है कि एथिकल टर्म्स आप बिल्कुल अपने पास रख लीजिए। जितने भी टर्म्स आपके मेंशन किए गए हैं सिलेबस में, और जितने भी टर्म्स आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पढ़ रहे हैं या फिर आप सिलेबस में देख रहे हैं या फिर आप किसी टॉपर कॉपी में देख रहे हैं, कोई भी टर्म अगर आप उनके थ्रू आ रहे हैं, तो गेट दैट टर्म्स और उनका हिंदी ट्रांसलेशन या फिर अपने मदर टंग में ट्रांसलेशन कर लीजिए। जैसे कि लेट्स सपोज ये है, तो मैंने क्या किया था, जैसे कि ये है प्रोबिटी। तो प्रोबिटी पे हर साल क्वेश्चन आता ही है, तो मैंने क्या किया था कि इसका हिंदी, क्योंकि मेरा मदर टंग हिंदी है, तो मैंने क्या किया था, इसका हिंदी जो ट्रांसलेशन है मैं वो समझ गई कि प्रोबिटी का मतलब होता है ईमानदारी। तो व्हाट इज ईमानदारी फॉर मी? ईमानदारी मतलब होता है कि अपने वैल्यूज पे दृढ़ खड़े रहना इज ईमानदारी फॉर मी। तो इसका मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रोबिटी का डेफिनेशन बना लिया था कि स्टैंडिंग विद योर मॉरल्स एंड प्रिंसिपल्स इवन व्हेन द सिचुएशन इज नॉट फेवरेबल। तो दिस इज ईमानदारी, दिस इज प्रोबिटी फॉर मी। तो जब भी मैं अगर कोई प्रोबिटी का क्वेश्चन आता था, अगर मुझे उसमें डेफिनेशन से डिड्यूस करना पड़ता था, तो इट वाज वेरी सिंपल फॉर मी, क्योंकि मुझे अपने जो मैं सोचती हूँ प्रोबिटी के बारे में सिर्फ उसी को लिखना होता था इंट्रोडक्शन में। तो वो उससे ये पता चलता था कि मेरे जो मॉरल स्टैंड है व्हाट इट इज, और मेरे लिए प्रोबिटी का मतलब क्या है। तो ये एक मेरा अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर एग्जामिनर के सामने रखता था, एंड दिस वाज रियली हेल्पफुल, जिसकी वजह से मुझे एथिक्स में अच्छे मार्क्स आए थे। देन फिर सॉलिडारिटी और फिर फोर्टिट्यूड, जितने सारे वर्ड्स हैं, जो भी आप कहीं से भी आप पढ़ रहे हो या फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा हो सिलेबस में, तो उन सारे टर्म्स का आप हिंदी एटलीस्ट जो भी मदर टंग में आप ये कर लीजिए ट्रांसलेशन, एंड इससे अपने डेफिनेशंस को फ्रेम करने की कोशिश करिए। बिकॉज मेनी ऑफ द जो भी नोट्स आप देख रहे होंगे, देर इज डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द वर्ड। अगर 150-200 वर्ड है, तो इट इज नॉट प्रैक्टिकल कि आप सारे डेफिनेशंस को याद करें, क्योंकि वो याद करना इज अनदर थिंग, उसको रिप्रोड्यूस करना एग्जाम में इज वेरी डिफरेंट थिंग। तो मेक दैट कि आप इतने जो भी आप बना रहे हो, जो भी आप डेफिनेशंस प्रिपेयर कर रहे हो, वो इतना सिंपल हो और इतना आपको रिप्रेजेंट करता हो कि आप उसे क्लियरली वहां पे याद कर सके और उसे लिख सके। सो दिस इज हाउ आई हैव डन इट। एंड देन फिर अगर हम नेक्स्ट जाते हैं, ये तो मैंने क्या किया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज इन एथिक्स, ये हमेशा कहीं ना कहीं आपको आ ही जाता है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज, मॉरल्स, एनीथिंग। अगर किसी भी चीज का इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, कोई भी वैल्यू सिस्टम का, कुछ भी मॉरल्स का, एथिक्स का, तो फिर यू कैन यूज एनी ऑफ दीज। जैसे मॉरल कंपस, बैलेंस डिसीजन मेकिंग, क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑफिस, ट्रस्ट बिल्डिंग, ये सारे टर्म्स हैं। व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज मॉरल कंपस, इन्हीं सब वर्ड्स को यूज करके आपका एथिक्स का पेपर हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम जीएस पेपर्स। सो दिस इज अ टर्म, दिस इज नॉट अ वर्ड, दिस इज मॉरल कंपस, दिस इज एन एथिकल टर्म। बैलेंस डिसीजन मेकिंग इज, ये सारे टर्म्स आपको जीएस में उतने मार्क्स नहीं देंगे बाकी 1 to 3 में, जितना वो एथिक्स में मार्क्स देंगे। देन क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑफिस, ट्रस्ट बिल्डिंग, हेल्प सॉल्व क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस अगेन इज अ टर्म। फिर navigate ethical dilemmas is a term, ethical dilemmas, guides human behavior, social good, good governance, ensure welfare of people, efficient service delivery, promotes other values. So these are the terms. मैंने इन्हीं सारे टर्म्स को यूज किया था, और इन्हीं सारे टर्म्स को मैं हर आंसर में यूज करती थी कि एटलीस्ट इतने जितने भी टर्म्स मैंने ये डेफिनेशंस में जाते थे, और ये सारे टर्म्स मैं यूज़ करती थी अपने आंसर्स में, ताकि मेरा आंसर बिल्कुल एवरेज ना लगे। तो फ्रॉम एवरेज टू बेटर यू हैव टू यूज़ दीज़ टर्म्स, क्योंकि यही एथिक्स है। दिस इज़ व्हाट एथिक्स इज़। यू हैव टू यूज़ दीज़ टर्म्स ताकि आप कम शब्दों में आप ज़्यादा अच्छे से डिफाइन कर सकें किसी चीज़ों को, ज़्यादा अच्छे से आप एक्सप्रेस कर सकें। दिस इज़ एथिक्स।
देन ये सारे टर्म्स मैंने लिख लिए थे, और ये सारे टर्म्स मैंने जितने भी आंसर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं यूज करने ही है, और मैं इन्हें रोज रिवाइज करती थी, क्योंकि सी एक्चुअली द रियलिटी इज कि एथिक्स पेपर बहुत डिफिकल्ट होता है एग्जाम हॉल में, क्योंकि कंप्लीशन का इशू आता है। तो कंप्लीशन का इशू की वजह से आपका बहुत सारे जो टर्म्स आप सोच के रखे होंगे, या फिर आप बहुत सारे थ्योरीज पढ़ के रखे होंगे, तो वहां पे बहुत चांसेस होता है कि यू माइट एंड अप कि आपको नहीं याद आ रहे बहुत सारी चीजें, वो फैक्चुअल, वो रियलिटी है। तो अनटिल अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए हो इन सब चीज़ों का, वो मिस आउट होगा ही, क्योंकि वो इतना प्रेशर वाला एग्जाम हॉल होता है। क्योंकि ऑलरेडी आपने पहले ऐसे का पेपर हो गया है, फिर GS1 GS2 GS3 GS4। तो पहले तो यहाँ पे जैसे कि एक पहला पेपर हुआ ऐसे का पहले दिन, फिर नेक्स्ट डे तो कोई, हमारे हमारे एग्जाम हॉल में तो बहुत कम बच्चे ही सोते हैं, सब जगह ही रहते हैं, 3 दिन लगातार हमें लगभग विदाउट स्लीप जाता है, बहुत बहुत कम, नींद भी नहीं आती उतनी ज्यादा। देन पेपर 1 पेपर 2, देन पेपर 3 पेपर 4, तो दिस इज पेपर 4, आपका तीसरा दिन का आखिरी पेपर है एथिक्स। तो बहुत चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कि आप बहुत थक चुके होंगे, एंड देन यू हैव टू राइट ऑल दीज। तो बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में आपको ये याद रहेंगे, लेकिन उतना प्रेशर में आपको ये सारी चीजें नहीं याद रहती है। दिस इज द रियलिटी, एंड पीपल नॉट टॉकिंग अबाउट दिस रियलिटी। एंड आप कैसे याद रखिएगा जितने भी सारे ये सारे वर्ड्स हैं, इनका डेफिनेशन इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेम्बर। आप कितना भी रट लीजिए, आपको नहीं, 10-15 वर्ड से ज्यादा का डेफिनेशन आप नहीं याद कर पाएंगे। और उतने सिचुएशन में आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, उसका इंट्रोडक्शन भी लिखना है, उसके परफेक्ट हिसाब से आपको प्रोज एंड कॉन्स या फिर उसके एग्जांपल्स भी लिखने हैं, कंक्लूजन भी अच्छा लिखना है। तो ऑल सारी चीजें, वो भी 7 मिनट आपको एक पर क्वेश्चन अगर 10 मार्कर है, तो फिर इट इज नॉट पॉसिबल टू अरेंज एवरीथिंग द मोमेंट पे। तो आप कुछ चीजों को इजी करके जाइए। तो जैसे कि ये सारे, ये आप ये कर लीजिए कि आप जो भी टर्म्स है उसका हिंदी डेफिनेशन ले लीजिए, तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा कि एट द मोमेंट आप बना पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ईमानदारी क्या होता है। तो एट द मोमेंट आप ईमानदारी का डेफिनेशन बना भी ले रहे हैं, बिकॉज इट इज ईजी। देन देन ये सारे टर्म्स, जैसे कि मैंने सोशल ऑडिट, जैसे कि शुरू से शुरू करते हैं अगर, सोशल ट्रस्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, आप ये सब टर्म्स को बिल्कुल एवरी डे यू हैव टू रिवाइज, ताकि ये सारे टर्म्स आपके बिल्कुल आपके वर्ड्स में यूसेज में आ जाए। देन डोमिनो इफेक्ट, स्लिपरी स्लोप, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सेवोत्तम मॉडल, पब्लिक ओरिएंटेड, पीपल सेंट्रिक, सोशल ऑडिट, सोशल कैपिटल। तो आई वाज वेरी मच श्योर कि ये सारी चीजों को तो नहीं छोड़ना है, ये सब बिल्कुल सिंपल टर्म्स है। भले मैं बड़े बड़े थ्योरिस्ट और अगर जो कॉन्सेप्ट से नहीं लिखूं, पर ये सिंपल वर्ड्स तो मुझे नहीं छोड़ने हैं। तो दिस इज हाउ आई हैव डन दिस। और जैसे पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक प्राइवेट इंटरेस्ट, जस्टिस, इक्वालिटी, ये प्रियम्बल में भी है, पर स्टिल वी टेंड टू फॉरगेट, वी टेंड टू राइट वेरी वेरी एवरेज आंसर और बिल्कुल नॉर्मल टर्म्स के साथ, तो जिससे हमें मार्क्स नहीं मिलता है। एथिक्स का पेपर का मतलब ही होता है कि यू हैव टू यूज दीज वर्ड्स। तो दीज वर्ड्स हैव टू मेमोराइज एवरी डे। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, पब्लिक ट्रस्ट, राइट बेस्ड एथिक्स, तो रोज रिविजन से ही ये आपके जो सबकॉन्शियस मेमोरी में ये जाएगा। देन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये डायग्राम बना लिया छोटा सा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी ये आप यूज कर सकते हैं। दिस इज गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स राइट्स ऑफ द पीपल, देन पीपल इन टर्न गिव्स पावर टू द गवर्नमेंट। देन दिस क्वाइट क्विटिंग, क्वाइट फायरिंग, मून लाइटिंग, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या होता है। देन फिर अप्रोचेस ऑफ एथिक्स है, ये अप्रोचेस ऑफ एथिक्स मैं अलग से करूंगी, यहाँ पे मैंने बहुत छोटे में लिखा है। जैसे कि नॉर्मेटिव एथिक्स राइट एंड रॉन्ग बताता है, डिओन्टोलॉजिकल ड्यूटी एथिक्स होता है, categorical imperative, do to others what you want them to do to you. Then teleological approach है, ends will justify means, utilitarian, greatest good of greatest number, consequentialism, consequences बताते हैं। इन टर्म्स दूसरे और हैं, सेल्फ असेसमेंट, कम्युनिकेटिव स्किल, टास्क मास्टर्स, इमोशनल आउटबर्स्ट, परसुएड, सिनर्जाइज, मेडिटेशन, योगा, ग्रेटिट्यूड, बॉडी लैंग्वेज, एप्रिसिएशन, मैनिपुलेशन, हैलो इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट्स बायसेस में ये आते हैं। इमोशनल रेजिलियंस, ये सारे जो टर्म्स मेंशन किए गए सिलेबस में, उसके अलावा ये सारे टर्म्स हैं, यू हैव टू यूज दीज टर्म्स। आप आंसर में इन सब टर्म्स को यूज करिए, आपका आंसर बेटर हो ही जाएगा, क्योंकि एथिक्स में यही सारे टर्म्स का वैल्यू होता है। देन रिस्ट्रेंट, रिफोकस अटेंशन, रेजिस्ट टेम्पटेशन, सेल्फ कंट्रोल, वर्चुअस, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं, जब हम नोट्स पढ़ रहे हैं, तो हम ये सारे टर्म्स पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, वो हमारे हमारे सबकॉन्शियस मेमोरी में जाता नहीं, जिसका हम यूज कर पाए। तो वी हैव टू मेमोराइज ये सारे टर्म्स, आपको जो भी इंपॉर्टेंट टर्म लग रहा है आप उसे लिख लीजिए, और उसको रोज मेमोराइज करिए, ताकि आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में जाए, एंड देन ओनली देन यू विल बी एबल टू यूज दीज। देन फिर एंगर मैनेजमेंट, चेंज, चेंज मैंने कैपिटल में लिखा है, क्योंकि आप माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल चेंज कर सकते हैं, फिर सोशल चेंज कर सकते हैं। देन ट्रस्ट बिल्डिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट, असर्टिवनेस, टॉलरेंस, रेवरेंस, पब्लिक ट्रस्ट प्रिंसिपल,
then situational awareness, red tapeism, persuasion, act of double effect, diligence, activism, intellectual integrity, social accountability, national interest, gratitude, reliability, anonymity और qualitative life. ये तो आपका नोलन प्रिंसिपल, जो नोलन कमेटी बैठी थी, नोलन प्रिंसिपल सही है. This is selflessness, objectivity, leadership, accountability, honesty, integrity and openness. Then this is hindsight bias. The hindsight bias होता है नो इट ऑल वाला, जैसे कि जो बहुत सारे जो लोग कहते हैं हमें तो पता ही था ये सब होने वाला है, ये वो वाला hindsight bias है. देन वी हैव अकाउंटेबिलिटी. ये सारे तो मेंशन किए गए सिलेबस में, तो ये मैंने इसे इसे भी लिख लिया था ताकि ये सब छूटे नहीं कम से कम, क्योंकि ये सारे टर्म्स कई बार ये सारे टर्म्स भी छूट जाते हैं, तो मैंने इसे लिख लिया था. Then there is other terms also. This duty towards nation है, duty of service है, code of conduct, code of ethics, emotional intelligence, fortitude. Then we have duty of law, duty of efficiency, code of ethics, code of conduct, impartiality. Then ये सारे मैंने थोड़े mathematical terms में से बना लिया था ताकि ये आप जैसे करप्शन पे कोई भी क्वेश्चन है तो ये लिख देंगे, करप्शन इक्वल्स टू पावर प्लस डिस्क्रिशन माइनस अकाउंटेबिलिटी. तो दिस इज ये एक आपका इक्वेशन बन गया करप्शन के लिए. तो आपको जैसे करप्शन का आपने डेफिनेशन लिखा, कोई भी क्वेश्चन अगर किसी तरह से पूछा गया है तो आप डेफिनेशन या तो लिख दीजिए या तो करप्शन ये वाला ये लिख दीजिए, तो इट गिव्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग that you know what corruption is. Then empowerment is equal to choice plus right plus awareness. Then citizen को हमको passive recipient से active participant तक बनाना है, तो this is the citizen centric goal. देन नेक्स्ट वी हैव दिस एथिकल यूनिवर्सलिज्म. ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको मैंने सोचा था मैं जो केस स्टडीज है उसमें यूज करूंगी, जैसे एथिकल यूनिवर्सलिज्म, एथिकल रिलेटिविज्म, एथिकल ऑब्जेक्टिविज्म. आप इनको सर्च कर सकते हैं ताकि आप ये सारे जो टर्म्स होते हैं ना आपको यही सब यूज करना है केस स्टडीज में, या फिर आप किसी कोटेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और या फिर आप कोई सब्सटैंशिएट, आप कोई पॉइंट लिखे और सब्सटैंशिएट करना है किसी तरीके से, या कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो अगर आप ये सारे टर्म्स भी यूज करिएगा तो इट इज वेरी हेल्पफुल. यही सारे टर्म्स आपको यूज करके आपको एथिक्स का पेपर बनाना है. देन वी हैव हेडोनिज्म, साइकोलॉजिकल इगोइज्म. यस, दिस इज इगोइज्म. देन एथिकल इगोइज्म, मैक्सिमाइज वंस हैप्पीनेस. देन दीज आर बायसेस, जैसे एक्टर ऑब्जर्वर बायस है, एंकरिंग बायस है, अटेंशनल बायस है, बैंडवैगन बायस है. मैंने सोचा यही सारी भारी भारी वर्ड्स यूज करके समहाउ बस ऐसा लगना चाहिए कि हमें आता है, पर हमने बस अभी ही सीखा, असल में ज़्यादा समय नहीं हुआ है. तो इन्हीं सब वर्ड्स को बस ऐसे लगना चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप बहुत सारे यूज़ कर रहे हैं वर्ड्स, पर ठीक है कि वी हैव यूज सम ऑफ दीज वर्ड्स, और हमें हमें इसका कोर पता है और कैसे यूज़ करना है वो पता है, तो यू हैव टू जस्ट मेक कि आप ये सारे वर्ड्स का मीनिंग जानें और इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएं. फिर एंकरिंग बायस है, अटेंशनल बायस है, बैंडवैगन बायस, कंफर्मेशन बायस, ये तो आपने सुना होगा. कंफर्मेशन बायस इज एक्सेप्टिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, कंफर्मेशन टू योर प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ. देन डनिंग क्रूगर इफेक्ट है. डनिंग क्रूगर इफेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग ये वाला इफेक्ट है. तो थिंक वन इज स्मार्टर देन वन एक्चुअली इज, कि आप जितने हैं स्मार्ट नहीं उससे ज़्यादा अपने आप को समझ रहे हैं, तो दिस इज डनिंग क्रूगर इफेक्ट. तो आप ये सारी चीज़ों को लिख सकते हैं, जैसे अगर कोई भी अगर केस स्टडी आता है या फिर कोई कोटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा रहा है, तो यू कैन यूज दीज टर्म्स. तो इससे क्या होगा, आपका वेटेज बहुत बढ़ जाएगा कि यू आर स्टेटिंग समथिंग, आपको ये इफेक्ट पता है, तो इसे इसे ही आपके मार्क्स बढ़ते हैं, इसे ही आपका एथिक्स का पेपर काफ़ी ज़्यादा वैल्यू एडेड रहता है. देन फेमिंग इफेक्ट है, फंक्शनल फिक्सनेस, हैलो इफेक्ट. चाले इफेक्ट इज पॉजिटिव ट्रेट. जैसे कि लेट सपोज सम कोई सेलिब्रिटी है, तो ये थिंकिंग कि अगर ये एक्टिंग बहुत अच्छा करते हैं तो ये एक अच्छे इंसान भी होंगे, तो दिस इज व्हाट वी थिंक कि एक हैलो बन जाता है इंसान के अगल बगल, एंड वी थिंक कि ये इंसान का अगर एक चीज अच्छा है तो सब कुछ अच्छा होगा, बट दैट इज नॉट द थिंग. जैसे सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट में हम इसे यूज कर सकते हैं. फिर ऑटोमेशन बायस है कि हमें लगता है कि एलेक्सा जो है हमें अच्छा सजेशन देगी रादर देन डॉक्टर, तो दिस इज ऑटोमेशन बायस. तो यू कैन यूज दीज, आपको यही यूज करना है. आप इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, थोड़ा पढ़ लीजिए, एंड फिर इनको कैसे यूज करना है, यूज इंपॉर्टेंट है. आप इसको जितने भी मैंने यहाँ पे बताया है इन सभी को आप बस रिवाइज एवरी टाइम, सो दैट दिस कम्स इन योर सबकॉन्शियस माइंड, और आप इसे यूज कर सके अपने पास. जितने भी आंसर्स आप यूज कर रहे हैं तो ये तभी आएगा जब आप बहुत प्रैक्टिस करें इन सभी चीज़ों का. नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हम लोग वो सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है एथिक्स पेपर में, जैसे कि कोई भी पब्लिक सर्विस में कोई सर्विस एस्पिरेंट थे
या फिर कोई पब्लिक सर्विस में जैसे टीएन शेषन है, फिर दुर्गा शक्ति नागपाल, ऑल दीज एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने बहुत जो भी कलेक्ट किए हैं, तो मैं उन्हें बताऊंगी कि कैसे उनको भी आप यूज कर सकते हैं अपने सब्सटैंशिएट करने के लिए आंसर्स को। तो दिस इज इट फॉर द वीडियो, थैंक यू।